अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज तक आपने पुलिस इंस्पेक्टर्स की तफ्तीशी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर की खुद नविश्त नहीं सुनी होगी। ये कहानी बहुत ही चश्मकुशा है। इसमें इंस्पेक्टर वली मोहम्मद खुद कहते हैं कि इस बात में कोई शुबा नहीं कि पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं होता। पुलिस कानून के दायरे के अंदर रहकर किस तरह माफिया की तरह काम करती है, इसका अंदाज़ा अच्छों को नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने खुद को भी निहायत बेबाकी से बेनकाब किया है और बताया है कि किस तरह उन्होंने एक सिपाही से थाना इंचार्ज बनने तक का सफ़र तय किया। तो आइए इस दिलचस्प कहानी का आगाज़ करते हैं। कांस्टेबल वली मोहम्मद बेदार हुआ तो उसने देखा कि सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो अभी नींद से जागे। हालांकि वो सारी रात सोया था, लेकिन इसने ड्यूटी काफ़ी लंबी और थका देने वाली की थी, इसलिए इसका सारा बदन दर्द कर रहा था और वो अभी मज़ीद सोना चाहता था। वो बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे सोचों के समंदर में होते मारता हुआ माजी के दरीचों में चला गया था और वहाँ उसे अपना घर याद आने लगा, जहाँ उसका बाप और माँ ने छोटा सा घर बना रखा था। अचानक दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ खुला और उसकी मोटी सी बीवी अंदर दाखिल हो गई। यूं ही बिस्तर तोड़ते रहोगे? वो अपने मखसूस अंदाज में चीखी। या उठोगे? नेक औरत, कभी तो मिजाज में नरमी पैदा कर ले। वो उठ बैठा। मैं पुलिस वाला होकर इतना कड़क नहीं हूँ जितनी तू गुस्सा दिखाती है। जब जिंदगी इतनी कठिन हो तो बदमिजाजी खुद ब खुद आ जाती है। उसने फ़ौरन ही जवाब दिया, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरा क्या काम है? मुझे तो सिर्फ चाय नाश्ता चाहिए। उसने पाँव बिस्तर से नीचे ज़मीन पर लटकाए और खड़ा हो गया। इससे ज़्यादा तुझे कोई तकलीफ़ दी है? जितना तुम कमाते हो ना, इसमें चाय नाश्ता ही काफ़ी तकलीफ़देह बन जाता है। वो वापसी के लिए घूमी। अब मुझे बातों में मत उलझाओ, जल्दी आओ ताकि मैं दूसरे काम भी कर सकूं। वली मोहम्मद सीधा बाथरूम में जा घुसा। नहाने के बाद उसने रात वाली वर्दी ही दोबारा चढ़ा ली थी। अब वो किचन के साथ वाले कमरे में आ गया था। वो सरकारी क्वार्टर में रहता था जो थाने के अकब में बने हुए थे, और ये दो कमरे भी क्वार्टर के उसे बड़ी ही मुश्किल से मिले थे। वो कमरे में मौजूद तख्त पर बैठा तो बीवी ने हर रोज़ की तरह चाय और पराठा उसके सामने लाकर रख दिया और ख़ुद भी उसके सामने ही बैठ गई। ये सारा अमल इसके मामूलात में शामिल था। आज भी इतनी ही लंबी ड्यूटी देनी होगी क्या? उसने पूछा। मुझे बताकर जाया करो ताकि इंतज़ार तो ना करना पड़े। यार, मुझे खुद नहीं मालूम होता। उसने चाय की चुस्की भरी। अचानक मालूम होता है कि आज ये ड्यूटी करनी है। क्या तुम कोई और काम नहीं कर सकते? पहले शायद सोच सकता था, बल्कि बहुत कुछ कर भी सकता था, लेकिन अब तो इस मुलाजमत को 10 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया है। वो बोला, अब तो जो कुछ है यही है। पुलिस वाले तो बड़े पैसे कमाते हैं। वो भी आज इसी मौजू पर टिकी रहना चाहती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही फ़कीर बन चुके हो। क्यों, तनख्वाह नहीं आती है? वो इसकी तरफ देखकर बोला। सरकारी मकान भी मिला हुआ है। मकान नहीं, इसे खंडर कहते हैं। उसने छत की तरफ इशारा किया जो जगह जगह से झड़ रही थी, और तनख्वाह से सिर्फ रोटी पानी बमुश्किल चल रहा है। हर पुलिस वाला नहीं कमा सकता। वो समझाने लगा। तुम्हें तो जज्बा ही नहीं कि तुम कुछ हालात बदल सको। वो नाराज़गी से बोली। मेरे अंदर भी ख्वाहिश है, लेकिन पुलिस कमाई के लिए ऊपर ताल्लुकात का होना ज़रूरी है। वो उठ खड़ा हुआ था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देर से पहुँचा तो अफसर की डांट सुनना पड़ेगी। वो अपने क्वार्टर से निकलकर पैदल ही थाने की तरफ बढ़ गया। वली मोहम्मद ने गांव में ही मैट्रिक पास किया था और फिर बाप की इजाज़त से हालात बदलने की जुस्तजू में शहर आ गया। 2 बरस इधर उधर मुलाजमत करने के बाद इसे आखिरकार पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। फ़ौरन ही इसकी शादी भी हो गई। यूँ मुलाजमत के साथ साथ बीवी की जिम्मेदारी भी आ गई, और देखते ही देखते इसके 3 बच्चे 3 सालों में हो गए। और यूँ खर्चे ऐसे बढ़े कि तनख्वाह पूरे महीने की बजाय घटकर मुश्किल से 20-24 दिन ही चल पाती थी। वो जानता था कि इसकी बीवी की शिकायत दुरुस्त है, लेकिन वो क्या करे? इसे कोई मौका ही नहीं मिलता था रकम कमाने का। अभी चंद रोज़ पहले इसे बड़ी मुश्किल से एक जिम्मेदारी मिली थी, जिसके लिए वो अपने इंचार्ज के सामने बहुत ही रोया गिड़गिड़ाया था। तब जाकर उसे ये काम मिला था। इस काम से इसे तनख्वाह के अलावा 6-7 हज़ार की ऊपर की कमाई हो जाएगी।
लेकिन ये बात उसने अभी अपनी बीवी से पोशीदा रखी हुई थी। वो सीधा थाने पहुंच गया था, जहां इसे मोबाइल के साथ गश्त पर जाना था। ये इसकी सरकारी ड्यूटी थी। उसने बरसों इसी तरह से खिदमत अंजाम दी थीं। ज़्यादातर तो मोबाइल पर गश्त करते हुए कभी कभार किसी रेड पर भी जाना पड़ा था। कई मरतबा बैंक पर भी जिम्मेदारी लगा दी गई थी। अक्सर ऐसा भी हुआ कि किसी बड़े पुलिस अफसर की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया। 2 मरतबा वजीरों के हमरा भी कई माह तक ड्यूटी दी थी। अभी गुज़िश्ता 10 माह से वो सुकून में आया था और अब इसे इंचार्ज ने अलग से काम भी दिया था, जिसे वो ईमानदारी और मेहनत से करके मुस्तकिल बुनियादों पर करना चाहता था। इसे गश्त ख़त्म करके शाम वाली ड्यूटी का इंतज़ार था। रात 8 बजे वली मोहम्मद अपनी गश्त वाली ड्यूटी के फ़राइज़ से आज़ाद हुआ तो सीधा उस सड़क की तरफ बढ़ा जहाँ से इसे नई आमदनी शुरू हुई थी। इस सड़क के दोनों तरफ पथारे और ठेले थे। ये बाज़ार काफ़ी रश वाला था। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त की वजह से ठेले और पथारे वालों की ठीक ठाक कमाई थी। कांस्टेबल वली मोहम्मद बाज़ार वाली सड़क से होता हुआ सीधा एक मकान के पास पहुँचा था, जहाँ वो बग़ैर रुके अंदर चला गया था। इस मकान के मकीन से वो हफ्ते में एक बार मिलने आता था। ये जिम्मेदारी इसे इंचार्ज ने दी थी। वो सीधा इस कमरे में आया जहाँ एसी की ठंडक में टीवी देखा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने बुलंद आवाज़ में कमरे में मौजूद तीनों अफराद को मुखातिब किया। जवाब में बग़ैर आवाज़ के गर्दन हिला दी गई थी। वली मोहम्मद को ये बात पसंद नहीं थी कि इसके सलाम का जवाब नहीं दिया जाए, लेकिन वो इस मामले को लेकर उलझना नहीं चाहता था। इंचार्ज साहब ने भी सलाम भेजा है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज़ आई, इंचार्ज की रकम देकर इसे फारिग कर। सामने ही सोफे पर घुसा बैठा शख्स सिकंदर गुज्जर ने कहा। वली मोहम्मद को मालूम था कि इसे मज़ीद बात नहीं करनी है, इसलिए वो वहाँ मौजूद सिकंदर गुज्जर के आदमी इरफान से मिला, जिसने इसे एक लिफाफा पकड़ा दिया। इसके बाद वली मोहम्मद को वहाँ नहीं रुकना था। वो सीधा दोबारा बाज़ार में आ गया और वहाँ से उसने चंद ठेले वालों से फल वगैरह मुफ्त में हासिल किए और अब वो सीधा इंचार्ज की तरफ जा रहा था। वो रात 10 बजे के बाद घर में दाखिल हुआ था। बच्चे भी इसे देखकर खुश हुए थे, इसलिए कि अक्सर वो रात देर से घर लौटता था तो बच्चे सो चुके होते थे। वो सीधा अपने कमरे में गया और बाथरूम में जा घुसा। जब वो हाथ मुँह धोकर बाहर आया तो उसने अपनी बीवी के हाथ में नोटों का लिफाफा देखा जो वो सिकंदर गुज्जर से लाया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इसकी बीवी नोट की गड्डी देख चुकी थी। ये क्या, इतने सारे नोट, क्या ये हमारे हैं? वो बोली। पहले तो वली मोहम्मद घबरा गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला। ये हमारे नहीं, इंचार्ज साहब के हैं। कहाँ से आए हैं? वली मोहम्मद ने बीवी के हाथ से नोटों की गड्डी ली। ऊपर की आमदनी है, उसने बताया। क्या इसमें से तुम्हें कुछ मिलेंगे? सिर्फ 2000, वो बोला। इतने सारे नोटों में से सिर्फ 2000 मिलेंगे? वो हैरत और खफगी के साथ बोली। ये हैं कितने? 50,000 हैं। इंचार्ज अकेला 50,000 रखेगा? वो गुस्से से बोली। सब इंचार्ज के नहीं होते हैं, इसे भी ऊपर आला अफसरों को देने पड़ते हैं। फिर भी तुम्हें 10,000 तो मिलने चाहिए थे ना। मिलने को तो ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि ये पूरे पैसे मुझे मिलते, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती है ना। लेकिन 2000 में क्या होगा? वो मुंह बनाकर बोली। मैं जानता हूँ कि इतनी छोटी रकम से बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हर हफ्ते 2000 मिले तो महीने की 8000 आमदनी बढ़ जाती है। कब तक? जब तक इंचार्ज से बनी रहेगी। इस वक्त तक तो ये आमदनी आ रही है, बाद में मालूम नहीं क्या होगा, उसने कहा। चल अब खाना दे दे। इसकी बीवी खाना निकालने चली गई। वो अजनबी की तरह से बाज़ार में घूम रहा था। इसे 1 घंटे से ज़ायद हो चुका था। इस बाज़ार में आए हुए वो पहली बार इस तरफ नहीं आया था। वो 1 हफ्ते में तीसरी बार इस बाज़ार में आया। दुकानों के साथ ठेले और पथारे अभी आबाद हो रहे थे। वो 2 मरतबा एक कोने से दूसरे कोने तक हो आया था। आखिरकार वो एक पथारे वाले के पास रुक गया। अस्सलाम वालेकुम, वो हाथ पेशानी तक ले गया। वालेकुम सलाम। वो एक बूढ़ा शख्स था। क्या मैं आपके पास यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। बैठ जाओ, वो बूढ़ा बोला। उसने देखा कि वो बूढ़ा शख्स अभी अपने पथारे को आबाद कर रहा है। जनाब, मेरा नाम बिलाल है, वो बोला। बूढ़ा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, उसने बिलाल से मुसाफा किया।
लगता है कि तुमको मुझसे कोई काम है। आपके तजुर्बे को मैं रद्द नहीं करूँगा, बिलाल ने जवाब दिया। मुझे वाकई आपसे काम है। कहो, क्या काम है? वो बूढ़ा अब दोबारा से अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया था। आपका पथारा किस चीज़ का है? मेरे पास मसाले और अचार चटनी का सामान बिकता है, अब्दुर्रहीम ने बताया। क्या मैं भी पथारा लगा सकता हूँ? वो मकसद की बात पर आया। जगह चाहिए। बूढ़ा इसकी तरफ घूमा। अगर आसानी से मिल जाए। सरकारी सड़क है, किसी की ज़ाती मिल्कियत तो है नहीं। वो हंसा। इसलिए आसानी से मिल जाएगी, बस एक शख्स से इजाज़त लेनी होगी। मुझे किससे मिलना होगा? बिलाल ने पूछा। इस सड़क का मालिक है सिकंदर गुज्जर, वो बोला। इस पूरी सरकारी सड़क का वही मालिक है, इससे मिल लो, काम हो जाएगा। बिलाल इसी दिन सिकंदर गुज्जर के मकान पर मौजूद था, जहां इसे बताया गया कि इसके लिए इसे सिकंदर गुज्जर से नहीं बल्कि इसके कैशियर इरफान से मिलना होगा। चुनांचे इसकी मुलाकात इरफान से हो गई। दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद जिस्मानी खदोखाल के मालिक थे। बिलाल सेहतमंद, लंबे कद और भरे भरे चेहरे का मालिक था, जबकि इरफान कद का कम और सूखे बदन का दिखता था। तो तुम्हें अपने पथारे के लिए जगह चाहिए? इरफान इसे बगौर देख रहा था। अगर आपकी इनायत हो जाए तो मेरी बेरोज़गारी दूर हो सकती है, उसने आजिज़ी से कहा। क्या काम करोगे? बच्चों के गारमेंट का पथारा लगाऊंगा। 500 रुपये रोज़ाना दे सकते हो? इरफान ने कहा। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें खर्चा भी तो होता है। कोई सरकारी इदारा तुम्हें उंगली तक नहीं लगाएगा, वो बताने लगा। बिजली भी मुफ्त में मिलेगी, जितनी चाहे खर्च करो। रात में माल की चौकीदारी भी होती है। समझो 500 रुपये में मुफ्त दुकान मिल रही है। जगह तो अच्छी मिल जाएगी ना? उसने पूछा। 3-4 जगह दिखा देंगे, जो पसंद हो ले लेना। मैं 2-1 रोज़ में आ जाता हूँ, बिलाल ने रजामंदी जाहिर कर दी थी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। वली मोहम्मद को थाने में इसके एक साथी कांस्टेबल ने खबर दी थी कि सिकंदर गुज्जर ने अपने मकान पर खाने की दावत रखी है। वली मोहम्मद ने अपने साथी से सवाल किया, क्या ख्याल है, किस सिलसिले में होगी ये दावत? वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सिकंदर गुज्जर को कोई और काम भी करना होगा। वो इसके लिए इंचार्ज से बात करना चाहता होगा। ठीक ठाक काम है, इतनी आमदनी है, अभी भी कोई और काम करना है? वली मोहम्मद बोला। अरे यार, दौलत कमाने का नशा हो जाए तो कोई भी काम छोड़ा नहीं जाता है। साथ कौन कौन जा रहा है? वली मोहम्मद ने पूछा। मोबाइल तो इंचार्ज साहब के साथ पूरी जाएगी, लेकिन जब वो अकेले में बात करेगा तो शायद कोई भी ना हो। गैर कानूनी काम होगा, लेकिन फिर भी मालूम हो ही जाएगा, वली मोहम्मद ने कहा। जाना कब है? परसों की खबर है। चलो देखते हैं क्या होता है, वो ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। बिलाल को ईमानदारी के साथ 3 जगह दिखाई गई थीं, जिसमें से उसने एक पसंद कर ली। इसकी दुकान सिर्फ एक पथारा थी, लिहाजा इसे आबाद करने में इसे 2 घंटे ही लगे। टेबलें सजाकर उसने माल रखा और दुकानदारी शुरू कर दी। एक ही दिन में इसे मार्केट के तमाम कवानीन भी मालूम हो गए थे। हर शाम 500 रुपये देने होते थे। इस तमाम कारोबार का सिकंदर गुज्जर अकेला मालिक था। इरफान और 2 और कारिंदे उसने तनख्वाह पर रखे हुए थे, जो अंधेरा होने के बाद पूरे बाजार से वसूली करते थे। पुलिस की मोबाइल कभी कभार आती ज़रूर थी, लेकिन राउंड लगाकर चली जाती थी। उसने भी जल्द ही अड़ोस पड़ोस से मरासिम बढ़ा लिए थे। वली मोहम्मद सोने के लिए लेटा तो बीवी पास आ गई और वो समझ गया कि इसे बातें करना होंगी, वरना तो घर के कामों में ही मसरूफ़ रहती है। कोई बात दिल में खटक रही है क्या, जो तुझे करनी है? वो बीवी के चेहरे को घूर रहा था। खूब पहचानते हो मुझे, वो मुस्कुराई। इतने बरसों से साथ हूँ, इसीलिए तुझे समझ पाया हूँ, वो बोला। पूछ, क्या पूछना है? मेरी आंखों और दिमाग से वो नोटों की गड्डी नहीं हट रही है। नोट ऐसी ही चीज़ होते हैं, नशे की तरह से जकड़ लेते हैं। इंचार्ज हर हफ्ते इतनी मोटी गड्डी लेकर क्या करता होगा? खर्च करता होगा, वो हंसकर बोला। वो तो खासा अमीर होगा। जाहिर है, जब इंसान की आमदनी तगड़ी हो तो वो अमीर तो हो ही जाता है। तुम इंचार्ज कब बनोगे? उसने इश्तियाक से पूछा। ये तो मेरा भी ख्वाब है, लेकिन न जाने कब पूरा होगा, वो छत को घूर रहा था। ये जो तुम्हारा सिकंदर गुज्जर है ना, वो बाजार का कैसे मालिक बन गया? वो उठकर बैठा। सुना है कि पहले वो छोटा मोटा बदमाश था,
कई मरतबा थाने में बंद भी हुआ, लेकिन उसने ये बाजार वाला कारोबार शुरू कर दिया। वो चंद लम्हे तवक्कुफ करके बोला, अब तो वो नामी गिरामी बदमाश और पैसे वाला है। इसका कोई ख़ानदान नहीं है? बीवी ने पूछा। वो यतीम था, रिश्तेदारों ने पाला, इसीलिए आवारागर्दी में पड़ गया था। इंचार्ज अगर नहीं मानता तो तुम सिकंदर से दोस्ती करो, वो ज़रूर पैसे कमाने में मदद करेगा। वली मोहम्मद ने इसे घूर कर देखा और बोला, मुझे सोने दे, सुबह ड्यूटी पर जाना है। इसने लेटकर चादर तान ली थी। सिकंदर गुज्जर और इंचार्ज आमने सामने थे। खाने के लवाजमात के साथ पीने का इंतज़ाम भी किया गया था। दोनों के अलावा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। तुम्हें ख़ास बात करनी है क्या? इंचार्ज मंजूर खान बोला। एक बड़ा काम है, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, सिकंदर ने कहा। काम की तफसील बताओगे तो फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि साथ देना है कि नहीं। बाजार की दाईं तरफ वाली ज़मीन देखी है? इंचार्ज चौंका। वो तो सरकारी ज़मीन है। हाँ, सरकारी है, और किस महकमे की है ये मुझे मालूम है, सिकंदर ने कहा। क्या करना है? वो सिकंदर को सवालिया नज़रों से देख रहा था। इस ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बनाने हैं। ये काम आसान नहीं है, इंचार्ज कुछ सोचते हुए बोला। आसान काम में बड़ी रकम भी नहीं आती है। सिकंदर मुस्कुराया। मुझे क्या करना होगा? इंचार्ज ने पूछा। सिर्फ आंखें बंद करके एक मोबाइल वहाँ पहरे पर खड़ी करनी होगी। अच्छा, मुझे क्या मिलेगा? 1 करोड़, सिकंदर ने बताया। इंचार्ज के दिल में खलबली मच गई थी, लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया था। मुझे सोचने की मोहलत दो। ज़रूर सोचो, लेकिन बहुत देर मत करना, क्योंकि मुझे ये काम करना है, सिकंदर ने कहा, वरना मुझे किसी और से बात करना पड़ जाएगी। इंचार्ज मंजूर खान को सिकंदर का ये अंदाज पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कारोबारी मामले को समझदारी से चलाना जानता था। वली मोहम्मद सिकंदर के मकान से हफ्ते की रकम वसूल करके निकला तो इसे कुछ फ्रूट लेने थे। बच्चों के लिए वो एक पथारे पर पहुंचा। इसने इस फ्रूट वाले से केले लेकर थैले में डाले तो इसे पड़ोस में मौजूद बच्चों के कपड़ों का पथारा दिखाई दे गया। वो फौरन इसके पास आया। क्या नया लगाया है? उसने पथारे वाले जवान शख्स को मुखातिब किया। वो बिलाल था। हाँ, आज चौथा दिन है, उसने बताया। कितनी उम्र के बच्चों के कपड़े हैं तुम्हारे पास? उसने कपड़े इधर उधर करके देखने शुरू कर दिए थे। हर उम्र के बच्चे का साइज़ मिल जाएगा, वो बोला। आप उम्र बताएं, और लड़का है या लड़की ये बताएं। यार, 2 लड़कों के सूट निकाल दे। वली ने सोचा, नया है, इसे रोब में ले लेता हूँ। एक लड़की है, लड़के तो 7 और 6 साल के हैं, लड़की 5 साल की है। जनाब, अभी निकाल देता हूँ। बिलाल ने जल्दी से इस साइज़ के डिज़ाइन और रंग के कपड़े वली के सामने कर दिए। ये तीनों सूट शापर में डाल दे, वली मोहम्मद ने फैसला सुनाया। बिलाल ने दुकानदारी के अंदाज में वो शापर इसकी तरफ बढ़ाया। 1000 रुपये जनाब। क्या 1000? वली मोहम्मद चौंका। इन कपड़ों की कीमत है जनाब। तो तू पुलिस वाले से पैसे लेगा? वली मोहम्मद ने हल्की आवाज़ में इसे धमकी दी। अबे, हम तो कपड़ों के साथ पैसे भी लेते हैं। जो देता होगा इससे ले लो, मुझे तो मेरे माल की कीमत दे दो। इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। वली मोहम्मद ने अपने अतराफ़ में देखा कि कई ठेले वाले और पथारे वाले इन्हीं को देख रहे थे। वो समझ गया कि अगर इसने कमज़ोरी दिखाई तो फिर कोई पथारे वाला इसे मुफ्त सामान नहीं देगा। देख, तू मुश्किल में पड़ जाएगा, उसने धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया। मैं मुफ्त माल क्यों दूँ? 500 रुपये रोज़ किराया देता हूँ। इसकी आवाज़ इसी तरह बुलंद थी। और जिसको 500 रुपये रोज़ाना देता हूँ, इसने बताया था कि सब कुछ मुफ्त है, कोई तंग नहीं करेगा। वली मोहम्मद काफ़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका था। तुझे थाने ले गया तो वो छितरौल करूँगा कि इस बाज़ार से ही गायब हो जाएगा। थाने की धमकी देता है, वो चीखा। वली मोहम्मद ने फ़िलहाल वहाँ से रवानगी डालने की सोच ली थी, वरना मामला बिगड़ सकता था, और अगर इंचार्ज नाराज़ हो जाता तो ये थोड़ी बहुत ऊपर की आमदनी भी हाथ से चली जाती। लिहाजा वो इस पथारे वाले को धमकियाँ देते हुए वहाँ से निकल गया। बिलाल इरफान के सामने हाजिर था। तुमने क्या हंगामा मचा रखा है? वो सख्ती से बोला। मैंने कोई हंगामा नहीं मचाया। इसकी आवाज़ में कोई डर खौफ नहीं था। जो मुआहदा हुआ है इसके आगे पीछे होना मुझे पसंद नहीं है। मैंने वादे के मुताबिक 500 रुपये रोज़ाना दिए हैं। अब इसके अलावा कोई 1 रुपये का भी तकाजा करेगा
तो इसे सबक सिखा दूंगा। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, इरफान ने गुस्से से कहा। यहाँ पर वो आदमी पसंद नहीं किया जाता, तू ज़रूरत से ज़्यादा ही बहादुरी दिखा रहा है। मुझे भी वो लोग कतई नापसंद हैं जो मुझे डराने की कोशिश करें। इरफान को अब अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए कि सिकंदर के मुलाजिम भी इस वक्त मौके पर मौजूद थे। वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए बोला, अब तू ऐसा कर, यहाँ से अपना पथारा उठा और कहीं और जाकर लगा। किस माई के लाल में हिम्मत है कि मेरे पथारे को हाथ तो लगाए। उसने सीना ताना। हम हैं वो माई के लाल। इरफान ने फैसला सुनाया, कल अगर तू बाजार में दिखाई दिया तो फिर तेरी खैर नहीं है। तू तो जाएगा ही, तेरा माल भी हमारे कब्जे में होगा। मैं कल ज़रूर आऊँगा और मेरी दुकान भी खुलेगी, बिलाल ने कहा और वहाँ से निकल गया। इरफान जानता था कि इस बिलाल का फैसला ज़रूरी हो गया है, लेकिन सिकंदर को तमाम हालात बताने भी ज़रूरी हैं ताकि कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो संभाल तो सके। वली मोहम्मद की बीवी अपने शौहर को बगौर देख रही थी। क्या सोच रहे हो? आखिर उसने पूछ ही लिया। उसने बाजार वाली उस्ताद सुना दी और फिर बोला, कल इसका बिजनेस दी एंड हो जाएगा। वो कैसे? कल सिकंदर के आदमी उसके पथारे पर कब्जा करके उसे थाने में बंद करवा रहे हैं, उसने बताया। इंचार्ज ने कल मोबाइल समेत बाजार जाने का हुक्म दे दिया है। हाय बेचारे ने अभी तो कारोबार शुरू किया था, बीवी ने हमदर्दी दिखाई। अरे इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, वली मोहम्मद बोला। पुलिस को धमकी दे रहा है और सुना है कि सिकंदर के आदमियों से भी अड़ गया था। अंजाम तो यही होना था ना। तुम इस मामले में बहुत आगे नहीं चले जाना, बीवी ने समझाया। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बद्दुआ से डरता हूँ। हाँ, नोट कमाना ज़रूर चाहता हूँ। हाय, क्या पता वो तुम कब कमाओगे। उसने ठंडी सांस भरी और उठ गई। दूसरे दिन शाम में बाजार में हंगामा हुआ। इरफान जब एक बंदे के साथ वहां पहुंचा तो बिलाल अपने पथारे पर मौजूद था। इरफान के इसरार के बावजूद उसने पथारा बंद करने से इनकार कर दिया। इसका सामान उठाकर फेंक दे, इरफान ने साथ आए हुए आदमी को हुक्म दिया। तू आगे बढ़, फिर देख क्या होता है। बिलाल पथारे के सामने आ गया और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बिलाल का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। इरफान उसकी तरफ लपका ही था कि सिकंदर भी वहां पहुंच गया। उसके साथ भी एक और बंदा था। सिकंदर ने हवाई फायर मारा तो पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। सिकंदर ने बिलाल की तरफ अपने रिवॉल्वर की नाल की। ठोक दूं तुझे? बिलाल अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा रहा। वो देख रहा था कि कुछ दूरी पर मोबाइल भी आकर रुक चुकी थी और इसमें मौजूद कांस्टेबल भी बाहर आ चुके थे। फेंको इसका सामान, सिकंदर ने आवाज़ लगाई। नहीं, फेंको नहीं, बल्कि जब्त कर लो। इसका दिमाग भी अच्छी तरह दुरुस्त करो और अगर गड़बड़ करने की कोशिश करे तो ठिकाने लगा दो। सिकंदर के हुक्म पर वही हुआ। बिलाल का सारा सामान जब्त कर लिया गया और इसे इतना मारा गया कि वो अधमोया हो गया था। फिर इसे उठाकर मोबाइल में डाला गया और पुलिस अपने साथ ले गई। इसका क्या किया है? सिकंदर ने इंचार्ज से मुलाकात पर पूछा। अभी तो लॉकअप में है, इंचार्ज ने बताया। इसकी मरम्मत करनी है और किसी केस में अंदर कर दे। तुमने और तुम्हारे आदमी ने पहले ही बहुत मारा है, सारी रात दर्द से तड़पता रहा है। हमारी मार से मर गया तो कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है, तो फिर लंबा केस बनाकर महीनों के लिए अंदर कर दे, सिकंदर ने कहा। यह भी ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? वो झुंझुलाया। मुकदमा चलेगा तो फिर बाजार का भी जिक्र आएगा और फिर अखबार टीवी वाले कहानियाँ छापेंगे कि यहाँ कब्ज़ा माफिया का राज है। सिकंदर की समझ में आ गया था। फिर कहने लगा, क्या करना है अब? कुछ नहीं, इसे काफ़ी सबक मिल गया है, इंचार्ज ने कहा। बाकी मैं इसे समझा दूंगा, वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, सिकंदर ने कहा। ऐसा ही होगा, मुझे कानूनी तरीके से मामला हैंडल करने दो। सिकंदर सर हिलाकर रह गया। वली मोहम्मद ने लॉकअप का दरवाज़ा खोला तो बिलाल ने अपनी सूजी हुई आंख से इसे देखा। तुम लोग भी इसका साथ दे रहे हो? अभी अकल ठिकाने आ गई है तो इधर से रफू चक्कर हो जा और फिर अपनी शक्ल ना दिखाना, वली मोहम्मद ने मुखातिब किया। क्या मुझे छोड़ रहे हो? तेरी जान बख्श रहे हैं, वली मोहम्मद ने कहा, वरना तो तेरी लाश किसी वीरान जगह मिलती।
ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ ولی محمد کے ساتھ لاک اپ سے باہر آیا۔ کدھر جائے گا؟ ولی محمد نے پوچھا۔ جہاں آسانی سے کام مل جائے ادھر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، آپ سے دور چلا جاؤں گا۔ یہ اچھا کرے گا، ولی محمد نے کہا، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ تو اس شہر ہی کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دھیمی چال سے چلتا ہوا تھانے سے باہر نکلا اور سڑک پر ایک طرف چلتا چلا گیا۔ تھانے دار منظور خان اور سکندر گجر اس مرتبہ باہر ایک ہوٹل میں مل رہے تھے۔ یہ ملاقات زمین کے سلسلے میں تھی جو سکندر قبضہ کر کے فروخت کرنے والا تھا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ سکندر گجر نے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، کام تو کرنا ہے، لیکن ہمارا حصہ کم ہے، اسے بڑھانا ہوگا۔ 1 کروڑ کم ہے؟ وہ چونکا۔ یہ زمین شہر کے بیچوں بیچ ہے، منظور خان نے کہا، اور یہ علاقہ خاصا قیمتی ہے، لیکن دوسرے جھمیلے بھی ہیں۔ صرف میں اور تم اکیلے حصے دار تو نہیں ہیں؟ ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر بھی افسران ہیں، انہیں بھی تو ساتھ ملانا ہوگا۔ سکندر سمجھ گیا تھا کہ منظور خان موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بول، کتنے میں بات ختم کرتے ہو؟ 2 کروڑ، منظور خان انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے بولا۔ یعنی 2 کھوکے؟ اگر منظور ہو تو منظور خان کو بھی قبول ہے، وہ بولا، ورنہ تم تو جانتے ہو ہم کاروبار کر رہے ہیں، بلیک میل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی، منظور خان نے کہا، اور دونوں نے اس ڈیل پر ہاتھ ملا لیا۔ بلال تھانے سے نکل کر اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد سیدھا ایک ایسی عمارت تک پہنچا تھا جہاں وکیلوں کے دفاتر تھے۔ وہ بورڈ پڑھتے ہوئے ایک وکیل کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ یہ دفتر ایڈوکیٹ شیلا کا تھا۔ وکیل شیلا قریشی نے 1 برس قبل ہی پریکٹس شروع کی تھی۔ بلال نے اسے تمام صورتحال سے آگاہی دیتے ہوئے مشورہ طلب کیا تو وکیل خاتون نے جواب دیا، تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، تم کیس کرنے کا حق رکھتے ہو، تو پھر فوراً مقدمہ کر دیں۔ کیس تو میں داخل کر دوں گی، لیکن میری فیس کا کیا کرو گے؟ ابھی میرے پاس یہ 10,000 ہیں، لیکن اس تھانے کے لوگوں کو بھی اس مقدمے میں شامل کرنا ہے۔ اس نے نوٹ سامنے رکھے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا مقدمہ قائم کروں گی کہ وہ سب بھاگتے پھریں گے۔ وہ مسکرائی۔ کیس کے متعلق نوٹس سکندر گجر، عرفان، تھانے دار منظور خان اور ولی محمد کو جاری ہو گئے تھے۔ سکندر گجر اگر غصے میں تھا تو منظور خان پریشان تھا، دوسری طرف ولی محمد بھی مشکل سے دوچار تھا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ نہ تو مار پیٹ میں شامل تھا اور نہ ہی اس کا بازار کے معاملے سے کوئی اہم تعلق تھا۔ سکندر گجر اور منظور خان عدالت کے آگے بے بس تھے۔ لڑائی جھگڑے، مار پیٹ کا تعلق ہوتا تو وہ لوگ استاد تھے، لیکن عدالت میں تو کسی کی نہیں چلتی تھی۔ سکندر اور منظور خان دونوں نے بلال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بالکل گم تھا، کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سکندر گجر اس وقت آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں تھانے میں انکاؤنٹر کرا دیتا، منظور خان نے کہا۔ ولی محمد جو اس وقت وہاں موجود تھا بولا، اب لکیر پیٹنے سے کیا ہوگا، کوئی اچھا سا راستہ نکالیں، وہ مارا تو جائے گا۔ سکندر گجر بدماشوں والی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ بات کی بات ہے، ابھی اس کیس کو ختم کرنا ہے، ورنہ زمین کا معاملہ بھی لٹک جائے گا، منظور نے کہا۔ وہ اتنا تگڑا نہیں ہے کہ اگر اسے کمزور کرنا ہے تو اس کے وکیل کو خرید لیتے ہیں، ولی محمد نے تجویز دی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ سکندر گجر نے کہا۔ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، منظور خان جلدی سے بولا۔ وکیل لوگ جو خود فیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں، زیادہ معاوضہ دے کر اسے اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ وہ اسی طرف رہے اور اسے بیوقوف بناتا رہے اور کیس قائم ہی نہ ہو، ولی محمد نے رائے دی۔ آج تیرا دماغ بہت چل رہا ہے، منظور خان نے تعریف کی۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ سکندر گجر نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ میں سمجھاتا ہوں، بس تمہیں وہی کرنا ہے، منظور نے اپنا پلان اسے سمجھانے لگا۔ مجھے اکیلے جانا ہے، سکندر گجر نے کہا۔ یار تجھے غصہ جلدی آتا ہے، تیرے ساتھی بھی تیری طرح ہیں، تجھے تنہا جانا ہے، منظور خان نے کہا۔ لیکن میں وکیل سے اکیلے بات نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر میں چلا جاتا ہوں، ولی محمد بولا۔
ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تو نے اس کے غصے کو سنبھالنا ہے اور وکیل کو ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف رقم ہی تو دینی ہوگی۔ تھانے دار منظور خان اس وقت سکتے کی حالت میں رہ گیا جب اسے یہ خبر ملی کہ وکیل کے دفتر میں سکندر گجر کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ واردات کی جگہ اس کے تھانے کی حدود میں نہیں آتی تھی، اس لیے وہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب ولی محمد سے ملاقات ہوئی تو اسے تفصیلات معلوم ہوئیں۔ جناب عالی، سب چوپٹ ہو گیا۔ ولی محمد حواس باختہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ منظور کی زبان اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ جلدی سے بک دے، کیوں امتحان لے رہا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں اس وکیل کے دفتر میں گئے تھے، وہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے کے انداز میں بتانے لگا۔ ہاں جانتا ہوں۔ جب ہم وکیل کے دفتر پہنچے تو وہاں وہ اکیلی تھی اور جناب عالی کافی جوان اور خوبصورت تھی، لگتا تھا کہ نئی نئی وکالت شروع کی ہے۔ مجھے کہانی مت سنا۔ سر جی، سکندر نے معاملہ شروع ہی سے گڑبڑ کر دیا تھا۔ وہ بولا، وہی بدمعاشی کا انداز، وہی دھمکی دینا، وہ اس کے دفتر کو بھی اپنا بازار سمجھ رہا تھا۔ تو کیا جھگڑا فوراً ہی شروع ہو گیا تھا؟ انچارج نے سوال کیا۔ جب وکیل کو دھمکی دو گے تو وہ کیا نرمی سے بات کرے گی؟ ولی محمد نے بتایا۔ جب وکیل نے لہجے میں سختی برتی تو وہ گالیوں پر اتر آیا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بہت بڑھ گئی۔ تم نے مداخلت کر کے معاملہ کو کیوں نہیں سنبھالا؟ جناب عالی، میں نے کوشش کی تھی لیکن سکندر کہاں سنتا ہے، ولی محمد بولا، بلکہ اس نے تو طیش میں آ کر اپنا پستول نکال لیا۔ اس کو تو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ ریوالور لے کر نہیں جائے۔ اس نے سیدھا اس وکیل خاتون پر پستول تانا اور اسے دھمکی دے ڈالی کہ تم مقدمہ واپس لے لیتی ہے یا پھر تجھے ٹھوک ڈالوں۔ اگر یہ صورتحال تھی تو سکندر کا قتل کیسے ہوا؟ منظور خان سوچ میں پڑ گیا۔ میں تو اس تمام صورتحال سے گھبرا گیا تھا اور وہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ مجھے تو میری ملازمت کی فکر لگ گئی تھی۔ اصل بات پر آ، سکندر کا قتل کیسے ہو گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ جو وہاں پہنچ گیا تھا۔ کون پہنچ گیا تھا؟ وہی شخص بلال جس کے کیس کی وجہ سے سکندر اس وکیل سے ملنے پہنچا تھا، ولی محمد نے بتایا۔ تو کیا اس نے سکندر کو قتل کیا ہے؟ جی جناب، میرے سامنے اس نے سکندر کو قتل کیا ہے۔ کیسے؟ کیا اس کے پاس بھی اسلحہ تھا؟ نہیں، ولی محمد بولا، دراصل وہ اچانک وہاں آ گیا تھا۔ پہلے تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا اور سکندر بھی، لیکن پھر سکندر نے اسے مارنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف گھوما، لیکن اس وکیل عورت نے سکندر پر حملہ کر دیا اور سکندر گر پڑا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس بلال کے قبضے میں آ گیا۔ اس خاتون وکیل نے سردار سکندر کو جونک کی طرح اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ سکندر اس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے میں بے دھیان ہو گیا اور بلال نے 2 فائر مارے اور سکندر گجر کی کہانی ختم کر دی۔ کمرے میں اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ولی محمد سے تفصیلات جان کر منظور خان کافی حیران پریشان تھا، کیونکہ صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ کل تک کروڑوں کی ڈیل چل رہی تھی، آج وہ پل ہی گر گیا تھا۔ سر جی، اب اس سے بھی اہم بات، ولی محمد نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس عورت وکیل نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر سچی گواہی سے ہٹا تو وہ میرے خلاف بھی مقدمہ دائر کر دے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ سر جی، سکندر تو دنیا سے چلا گیا، اب جو زندہ ہیں ان کا سوچیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے انچارج کے نزدیک آ گیا۔ سکندر گجر اس لیے بے خوف اور بہادر تھا کہ پولیس کا ہاتھ اس پر تھا۔ پولیس سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر غنڈہ بدمعاش اپنا راج چلاتا ہے تو پولیس کے تعاون سے۔ کیوں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ بات واضح نہیں ہے۔ وہ اپنے ماتحت کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ سیدھی بات ہے، سکندر گجر کی جگہ پر کسی کو لائیں تاکہ بازار اور دوسرے کام یوں ہی چلتے رہیں۔ وہ بولا۔ کس کو لائیں؟ انچارج سنجیدہ تھا۔ پورا بازار اور ارد گرد کے لوگ سکندر گجر سے ڈرتے تھے، اور جو سکندر گجر کو قتل کر دے، اس سے کیا وہ نہیں خوفزدہ ہوں گے؟ میں تیرا مطلب سمجھ گیا۔ انچارج مسکرایا۔ جس نے سکندر گجر کو قتل کیا ہے، اسی کو سکندر گجر کی جگہ پر کھڑا کیا جائے۔ ہم بلال کو دوسرا سکندر گجر بنا دیتے ہیں، ولی محمد نے کہا۔ سکندر گجر کو برسوں پہلے کسی پولیس والے ہی نے سکندر گجر بنایا ہوگا۔ کیا یہ کام ہو جائے گا؟
इंचार्ज ने कहा, मेरा मतलब है कि पहले तो वो केस से ज़मानत पर आएगा और फिर वो राज़ी होगा। केस से तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा। इसलिए कि सिकंदर ने खातून वकील पर हमला किया और वहाँ मौजूद बिलाल और वकील ने अपने बचाव में गोली चलाई। मेरी गवाही अहम होगी और इसकी ज़मानत हो जाएगी। फिर तुम इस सारे मामले को हैंडल कर लो, इंचार्ज ने कहा। लेकिन सर जी, सारा मामला अगर सेट हो जाता है तो क्या मैं सिर्फ 2000 हफ्ते का आदमी रहूँगा? इंचार्ज ने पहले तो इसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं, तेरी कीमत भी बढ़ेगी और तुझे अहमियत भी मिलेगी। वली मोहम्मद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। वली मोहम्मद ने सबसे पहले इरफान और सिकंदर गुजर के मुलाजिम लोगों से मुलाकात करके बाज़ार का सिस्टम यूं ही चलाते रहने की हिदायत की ताकि बाज़ार पर कंट्रोल बना रहे। इसके बाद इसे थाने जाकर बिलाल से मिलना था। मुलाकात भी हुई। इसने बिलाल को सिकंदर गुजर की जगह लेने की पेशकश भी कर दी, लेकिन बिलाल ने यह कहकर इसकी दरख्वास्त मुस्तरद की कि पहले वो बाहर आ जाए, फिर इस मौजू पर बात करेगा और सोच समझकर फैसला करेगा कि इसे ये काम करना चाहिए या नहीं। चुनांचे अब वली मोहम्मद को बिलाल की ज़मानत का इंतज़ार था। इसमें भी देर नहीं लगी थी, इसलिए कि सिकंदर की तरफ से कोई पैरवी नहीं थी। इसलिए बिलाल की वकील शहला ने इसकी ज़मानत करवा ली थी। ज़मानत के मौके पर वली मोहम्मद अदालत में मौजूद था। वैसे वली मोहम्मद ने भी बिलाल के हक़ में गवाही दी थी और सिकंदर गुज्जर को मुल्ज़िम ठहराया था। उसने अपने वकील के दफ्तर आमद को भी एक झूठे बहाने से जोड़ा था, जिसकी तस्दीक खातून वकील ने की थी। खातून वकील के दफ्तर में इस वक्त 4 अफराद मौजूद थे। चारों आमने सामने बैठे एक दूसरे का जायज़ा ले रहे थे। खातून वकील के हमरा वली मोहम्मद था। इनके दरमियान बाज़ार वाले मामले और सिकंदर गुज्जर की जगह बिलाल को खड़ा करना मौजूए बहस था। वली मोहम्मद ने इंचार्ज की तरफ से ऑफ़र कर दी थी, ये वो जगह संभालेगा। खातून वकील ने फ़ैसला सुनाया, बिलाल ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जो फ़ैसला करूं, लिहाजा ये सिकंदर की जगह संभालेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या हिस्सा होगा? जो आप तय करें, वली मोहम्मद बोल पड़ा। मैं बिलाल की वकील रहूँगी और तमाम कानूनी मामलात मैं देखूँगी। इसकी आवाज़ सबके कानों तक पहुँच रही थी। कोर्ट वगैरह का मसला भी मैं संभालूँगी, लेकिन बाज़ार की आमदनी का हिसाब होगा और मैं बराबर की हिस्सेदार होंगी। ठीक है, ये तुम बिलाल से तय कर लेना, इंचार्ज बोला। थाने को तो उसका हर हिस्सा हर हफ्ते मिलना चाहिए। मिल जाएगा, बिलाल पहली बार शामिल गुफ्तगू हुआ। बस तो फिर सारे काम खुश असलूबी से तय पा गए हैं, वली मोहम्मद ने खुशी का इजहार किया। इंचार्ज ने मौका ज़ाया नहीं किया और इस ज़मीन की बाबत भी बता दिया जो सिकंदर और उसके दरमियान कब्ज़े की सूरत में आई हुई थी। इसे भी वकील अच्छी तरह संभालता है। वकील, खातून वकील मुस्कुराई। इसके बाद वो लोग मज़ीद बातों में मसरूफ़ रहे। सिकंदर गुजर के कत्ल को पूरा 1 साल हो चुका था। अब तो सिकंदर का तस्करा भी नहीं होता था। अब सब कुछ बिलाल था। वही लोग जो सिकंदर के साथ काम करते थे अब बिलाल के मातहत थे। इस जगह जहाँ कभी सिकंदर गुजर के नाम से लोग खौफ खाते थे, अब वहाँ बिलाल से डरते हैं। बाज़ार से यूं ही भत्ता वसूली का सिलसिला जारी है। हाँ, अगर कुछ बदला है तो वली मोहम्मद की ज़िंदगी बदल चुकी है, क्योंकि इंचार्ज ने तमाम मामलात में इसे आगे कर दिया है। अब बिलाल के साथ वही बाज़ार को संभालता है। 6 माह के बाद ही वली मोहम्मद सरकारी क्वार्टर से निकलकर एक अच्छे इलाके में अपनी फैमिली को मुंतकिल कर चुका था। अब इसके बच्चे आला दर्जे के स्कूल में पढ़ रहे थे। इसकी बीवी ने कार चलाना सीख ली थी और अब वो शिकायत भी नहीं करती थी कि वली मोहम्मद पुलिस वाला होकर कम आमदनी में क्यों गुजारा करता है। उन्होंने ज़मीन पर भी कब्ज़ा करके एक बिल्डर को साथ मिलाकर वहाँ तामीरात शुरू कर दी थी। ज़मीन को कानूनी शक्ल खातून वकील दे रही थी। इससे इन सबको करोड़ों की आमदनी होने वाली थी। इंचार्ज मंजूर तो अब सिर्फ नाम ही का इंचार्ज रह गया था, क्योंकि पूरे थाने को अब वली मोहम्मद ही चला रहा था। वली मोहम्मद की दौलत बढ़ने से ताकत भी बढ़ रही थी। उसने कमाई के नए रास्ते तलाश कर रखे थे। जल्द ही इलाके में वाइन शॉप खुलने वाली थी। इस वाइन शॉप की आमदनी का हिस्सा बराह रास्त वली मोहम्मद और ऊपर एक आला अफसर को पहुंचा रहा था। यूँ उसने पुलिस में तरक्की के सफ़र का आगाज़ भी कर दिया था, इसलिए कि वो अब कांस्टेबल नहीं बल्कि हवलदार हो चुका था।
वली मोहम्मद की नज़रें अब इंचार्ज की कुर्सी पर लगी हुई थीं और ये बात मंजूर खान भी महसूस कर चुका था, लेकिन वो बेबस था, इसलिए कि आमदनी पर पूरा कंट्रोल बिलाल और खातून वकील और वली मोहम्मद के कब्ज़े में आ चुका था। इसे तो सिर्फ इसका हिस्सा दिया जाता था। 1 साल और गुजर गया। सिकंदर गुज्जर की दूसरी बरसी आकर गुजर गई, लेकिन किसी को ख्याल तक नहीं आया। हाँ, कुछ और तब्दीलियाँ ज़रूर हो गई थीं। वली मोहम्मद अब थाने का इंचार्ज लग चुका था। इसने 1 करोड़ में थाने की इंचार्जशिप हासिल कर ली थी। वो जानता था कि लगाई हुई रकम वो चंद माह में वसूल कर लेगा। वली मोहम्मद ने नया बंगला ख़रीदा तो इसमें दावत का एहतमाम किया गया। इसके दोस्तों और शहर के अमीर कारोबारी लोगों के अलावा ज़मीन के व्यापारी और दूसरे बाअसल लोगों की तवाज़ो की जा रही थी। वली मोहम्मद अब खुद कब्ज़े की ज़मीन पर प्लाज़ा तामीर करना चाहता था। तकरीब के इख्तिताम पर एक कमरे में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, वली मोहम्मद, बिलाल और खातून वकील शहला। इनके दरमियान अहम गुफ्तगू जारी थी। ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है, बिलाल ने बताया। मैंने वहाँ अपने मुसल्लह लोग बिठा दिए हैं। मैं भी पुलिस सुबह ही खड़ी करवा दूँगा, वली मोहम्मद बोला। मैं सरकारी इदारों से कागजात बनवाकर इसे गैर कानूनी से कानूनी करवा दूँगी, खातून वकील ने बताया। इस प्लाज़ा का हम नाम क्या रखेंगे? बिलाल ने पूछा। माँ के नाम से काम का आगाज़ करते हैं, वली मोहम्मद ने कहा। हम साबरा बेगम के नाम से इस इमारत को बनाएंगे। भाई, अब्बा के नाम से भी काम करना है, खातून वकील ने कहा। बल्कि कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करेगी वो अपने अब्बा के नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, सुल्तान मोहम्मद के नाम से हमारी तामीराती कंपनी होगी, बिलाल बोला। अब तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, वली मोहम्मद ने बिलाल को मोहब्बत से देखा। नहीं भाई, पहले बहन की शादी करवाओ, फिर मैं शादी करूँगा, बिलाल ने शहला की तरफ इशारा किया। खातून वकील एक लम्हे के लिए शर्माई और फिर बोली, भाई तुमने क्या प्लान बनाया? किसी को पता ही नहीं चला कि बिलाल तुम्हारा भाई है और हम तीनों भाई बहन हैं, बिलाल हंसा। ये राज भी दफन समझो कि सिकंदर को गोली मैंने मारी थी, वली मोहम्मद पहली बार मुस्कुराया था। ये तो पहले ही से तय था कि सिकंदर को हटाकर एक नया बदमाश लाना है, शैला ने कहा। पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं होता है, वली मोहम्मद ने कहा। हम खुद बदमाश बनाते हैं, लेकिन हमें बदमाश से आगे जाना है। इस शहर के अमीर तरीन लोग बनना है, इसके लिए हम तीनों का इत्तेहाद ज़रूरी है। भाई, हम तुमसे कभी अलग नहीं होंगे, दोनों ने जवाब दिया और अपने बड़े भाई के गले से जा लगे।